बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Dear students of class 10th, hope that you will be okay at your home by the grace of Almighty Allah. Today we will try to study about the Newland's law of octave. प्यारे बच्चों, जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, इससे पहले हमने डोबरनियर्स वो पढ़ा है, तो आज हम न्यूलैंड के बारे में पढ़ेंगे. न्यूलैंड जो था ये एक इंग्लिश केमिस्ट था. इसका नाम पूरा नाम जो था जॉन न्यूलैंड, इसका जो पूरा नाम है जॉन न्यूलैंड. ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट है. तो इसने क्या किया, ही अरेंज्ड द देन नोन एलिमेंट्स. उस वक़्त के जो एलिमेंट्स जितने भी दरियाफ्त हुए थे तो उनको इसने एटॉमिक मास के हिसाब से, इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इसने इसके हिसाब से इनको अरेंज किया है. और उसने क्या किया, स्टार्टेड विद द लोवेस्ट एटॉमिक मास एलिमेंट एंड एंडेड विद द हाईएस्ट एटॉमिक मास एलिमेंट. उसने स्टार्ट किया लोवेस्ट एटॉमिक मास एलिमेंट से हाईएस्ट एटॉमिक मास एलिमेंट तक. और यहाँ पे उसने किया, उस वक़्त सिर्फ कितने एलिमेंट्स थे मौजूद, 56. डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो इट, एट देयर टाइम ओनली 56 एलिमेंट्स वेयर नोन. और उसने ऑब्जर्व क्या किया, ही ऑब्जर्व्ड एवरी एट्थ एलिमेंट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. एवरी एट्थ एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट. This was the observation of the John Newton in 1866. John Newland in 1866, who was an English chemist. He observed that when he arranged the elements in order of their increasing atomic masses, the every eighth element or a repetition of the properties of every eighth element or a repetition of the first element, and he called this this relation of elements, he called it law of octaves. And it has a similarity with the music scale. जो म्यूजिक स्केल है उसके साथ इसकी सिमिलरिटी है डियर स्टूडेंट्स. जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा, पहले सा आता है, लास्ट पे भी सा रिपीट होता है. तो इनको भी अगर हम गिन लेंगे, ये भी 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं. और 8वें नंबर पे जो सा है, सा रिपीट होता है. तो इट हैज़ द सिमिलरिटी विद द म्यूज़िक नोट्स. तो उसके बाद मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, जो जॉन न्यूलैंड था 1866 में, एक इंग्लिश केमिस्ट है ये. इसने उस वक़्त के मौजूद एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया है, तरतीब दिया है, ग्रुपिंग की है. और उसने लोवेस्ट एटॉमिक मास से शुरू करके हाईएस्ट एटॉमिक मास तक ग्रुपिंग की है. और उसने ऑब्जर्व किया है कि जो हर 8वां एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है. और इसकी सिमिलरिटी जो है, इसकी मुशाबत जो है वो म्यूज़िक स्केल से है, जैसे सारे गा मा पा दा नी सा. तो मैं आपको यहाँ पे इसका जो न्यूलैंड्स ये है, इसका ये मॉडल भी दिखाता हूँ. ये देखिए आप प्यारे बच्चों, ये जो न्यूलैंड है इस तरह इसने इनको अरेंज किया है. ये यहाँ पे आप देखते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकल, ब्रोमीन, इसी तरह लिथियम, सोडियम वगैरह. इसमें देखते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्स्ट्रा. इसमें बोरान, अल्मोनियम, क्रोमियम, यूटेरियम, इसमें सीशियम, सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, टाइटेनियम. इसी तरह इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, आर्सेनिक वगैरह. इसी तरह ऑक्सीजन, सल्फर, इसमें आयरन, सेलेनियम वगैरह. तो ये इस तरह से इसने तरतीब दिए हैं. तो अब जो इसने ये तरतीब दिया है, इसे क्या हुआ, लेकिन वो सिर्फ कैल्शियम तक इसको साबित कर सका. ओनली अप टू कैल्शियम
law of this octave is applicable only up to calcium. After the calcium, the properties of every element differ. So this law is applicable only up to calcium. ये सिर्फ calcium तक ही applicable है, calcium के बाद ये applicable नहीं है. तो यहाँ पे हमने पार्ट एक देखा है इस क्लासिफिकेशन का. ये लिथियम है, इसका जो एटॉमिक मास है 7. इसी तरह सोडियम जो है इसका 23 है. इसी तरह जो पोटेशियम है इसका 39 है. और यहाँ पे 3, 11, 19 ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं. इसी तरह यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम 4, 12, ये 20 ये एटॉमिक नंबर्स हैं. और 9 ये 29, ये 9, 24 और 40 ये इनके एटॉमिक मास हैं. तो सिर्फ ये एप्लीकेबल है कहाँ तक? कैल्शियम तक. लॉ ऑफ एप्लीकेबल आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट. कैल्शियम के बाद हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल मुख्तलिफ थी पहली एलिमेंट से. तो लिहाजा हम कहेंगे कि दिस वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. नाउ आपने पढ़ा कि दिस जो जॉन न्यूलैंड था, जॉन न्यूलैंड ने 1866 में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया. और उसने ऑब्जर्व किया, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, ही ऑब्जर्व्ड दैट एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. But later it was found that it is applicable only up to calcium, and after the calcium every 8th element has different properties from that first element, or the 8th element did not possess the properties similar to that of the first element. जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर उस फर्स्ट एलिमेंट की ही जैसी नहीं है. तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं. लिमिटेशंस मीन्स इसकी खामियां क्या है. अब जो इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया है, अब इसकी खामियां क्या हैं. पहली खामियां जो है वो है दिस लॉ इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली. ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, कैल्शियम के बाद ये एप्लीकेबल नहीं है. नॉट एप्लीकेबल टू एटम्स ऑफ हायर एटॉमिक मास. जिन जो हायर एटॉमिक मास है उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है. दूसरी बात, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन along with fluorine and chlorine was not just on the basis of chemical properties, was not justified. हाइड्रोजन को इसने फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रखा है जो कि बिल्कुल माकूल नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टी क्या है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्लोरीन और फ्लोरीन से बिल्कुल नहीं मिलती है, लेकिन इसने हाइड्रोजन को क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ रखा है. सो देयर प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम, so it is not justified on the basis of their chemical properties. It is not justified that hydrogen be put in the slot of or in the column of the fluorine and the chlorine. और तीसरी बात जो है, न्यूलैंड put like elements in the same slot, but sometimes he put unlike elements in the same slot also. न्यूलैंड जो था इसने लाइक एलिमेंट्स को एक कॉलम में रखा है, लेकिन कभी कभी उसने अनलाइक एलिमेंट्स को भी एक ही कॉलम में रखा है. मसलन कोबाल्ट और निकल है, इसको इसने उसी स्लॉट में रखा है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को रखा है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं इससे कोबाल्ट और निकल से. और ऑन द अदर साइड जो आयरन है, आयरन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोबाल्ट एंड निकल. आयरन की प्रॉपर्टीज़ कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलती जुलती हैं, लेकिन इट हैज़ बीन पुट, इसको बहुत दूर रखा गया है कोबाल्ट और निकल से. इट हैज़ बीन पुट फार अवे, इट हैज़ बीन प्लेस्ड फार अवे फ्राम द कोबाल्ट एंड निकल. सो दिस इज़ आल्सो द लिमिटेशन ऑफ दिस Newland's law of octave. So dear students, I will repeat once again the Newland's law of octave. Newland was a English scientist or English chemist. In 1866 he arranged the elements, then known elements
which were 56 according to the increasing order of their atomic mass, and when he arranged the elements in the increasing order of their atomic mass, he found that every eighth element repeats the properties of the first element. But later it was found that this law is applicable only up to the calcium, and after the calcium the every eighth element does not possess the similar properties of the first element. Now there are the limitations of the law of octave. Why it is called octave? Because 8 elements are placed in the same column or same having the same properties. Eighth element repeats the properties of the first element. So eighth element repeats the properties of the first element, and it has similarity with the music scale, that is sa re ga ma pa da ni sa. And limitations of this law of octave are: first, it is applicable up to calcium only. It is not applicable to atoms of higher atomic mass. Number 2, the position of hydrogen is not justified along with fluorine and chlorine on the basis of chemical properties. Number 3, he put some like elements in the same slot, but he also put some unlike elements in the same slot. For example, cobalt and nickel are put in the same slot of bromine, chlorine and fluorine, which have different properties from cobalt and nickel. Similarly, iron, which resembles with cobalt and nickel in its properties, has been put far away from these two, cobalt and nickel. So I think, students, that you must have well understood this law of octave and you will remember it forever. Okay, stay blessed.